लास्ट से आप लोगों का एक क्लास खत्म होगी और मंडे को इसका वितरण करेंगे। ट्यूसडे से भारत में राष्ट्रवाद ये सब महीने से पहले राष्ट्रवाद उसके तो एक लाइन करके पढ़ेंगे, एक लाइन भी नहीं। अपना देश है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी ये 10th में भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से। ठीक, अरे ये नहीं है कौन दुनिया में रहता है, आधा में बात में जानता है, बोलता है अगला चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये आज खत्म होगा। चलिए तो खत्म करने से पहले सुनने का काम कर लिया जाए। लास्ट पर ये मजा है। कुछ लोगों का कल प्रॉब्लम था कि हमको अपना कॉपी से सुनिए, इसे न समझ में आया। ठीक बात है, आज कॉपी से सुन लेते हैं। लाइए चलिए आप अपना कॉपी से सुनाइएगा, इससे भी चल सकता है। हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, आप जो कहें ना पढ़े मतलब इससे चलेगा। ठीक ना, तो आप अपना भी दे सकते हैं। खड़ा होइए। हो सकता है अपना अपना बच्चे के 1000 तरीका, लेकिन हम पीटे बजवा के लिए तो पीटे। बताइए यंग इटली का स्थापना कौन किया था? कब? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? हंगरी की राजधानी बताइए। बढ़िया सर। चलिए अगला, हंगरी का संसद नहीं लिखी है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता के पालना चलिए बताइए। विक्टर एमेनुअल किसका प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री कौन था? विलियम प्रथम। बोलो जल्दी बोलो। विक्टर एमेनुअल का प्रधानमंत्री कौन था? याद है? आए नहीं थी ना, ठीक है, याद कर लेगी तो 6 नंबर से पास हो जाएगी, फिर दिक्कत होगा ब्याह शादी में। ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का क्या आजकल ब्याह में खेल लगे खड़ा नहीं होने बैठे बैठे हो जाएगा। चलिए बताइए लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? काउंट काउंट की वृद्धि बताइए। इटली का एकीकरण, जर्मनी का संसद, ऑस्ट्रिया के चांसलर, नेपोलियन संहिता कौन लागू किया था? कब? लुई फिलिप के प्रधानमंत्री कौन बना था? मीटरनिक युद्ध का अंत कब हुआ? नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का पतन इसे सुनाइए तब ना मजा है। चलिए आप बताइए भैया। ताकि आदि में ऑब्जेक्टिव वाली ना बहुत कम ही में ताकि अरे और है खाली भूख बोला है। हाँ ऑब्जेक्टिव में थी बोर्ड पर करवाए थे इसका सब होना चाहिए। चलिए ठीक है, बाकी अपना लिख लीजिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी बताओ। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना सम्मेलन कब हुआ है? ठीक है तो लिख लेना है, थोड़ा याद करना नहीं है। आर्लियंस वंश का शासक कौन था? आर्लियंस वंश का शासक कौन था? ठीक है। वियना सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? कौन कौन? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मेटरलिंक कहाँ के चांसलर था? ऑस्ट्रिया। ठीक। हंगरी की संसद के नाम बताओ। हंगरी की राजधानी बताओ। अच्छा उसको देख के हमारा होगा रे, उसको देख के हमको एगो मन में विचार आ रहा है। हमारे भाई के
हाथ से तो अपन बोल सकते हैं, आइए ना। हाँ? हम सोच रहे हैं कि मान लेकर शादी कौन लड़की से हो, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम रहेगा कैमरा। इसको तुम हुए कैटेगरी से, हम हुए कैटेगरी नहीं लेके तनी सुंदर से चाहे वो कैमरा मैन देखो क्या होगा, दो लड़की है लड़का काला है, तो जैसे फ्लैश बढ़ाएगा तो लड़का फोटो में आएगा, लड़की का इतना लाइट जाएगी लड़की दिखी नहीं करेगा, और लड़की लगी जैसे फ्लैश कम करेगा लाइट तो लड़की के लेगा तो लड़का क्या। कितना चैलेंजिंग काम ये रहेगा कि दोनों का फोटो लेना है, अब बढ़िया से आ एक दिन लगाए वो पेड़ लगे एकदम पेड़े लंबी करिया हो उसको करिया हो लेकिन नोट ना हो। चलिए खड़ा हो गया, बताइए हीगल किस देश का दार्शनिक था, नाम सुने हैं जी? अच्छा आपसे सिंपल सिंपल गेट क्वेश्चन वही में तुमने ठीक रखो ना, आप बताइए लाल कुर्ती का गठन किसने किया? बोल कसले तुम्हें से पीछे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे हर तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप क्यों इसे करते हैं? आप सुविधा बताइए ना कहाँ से है आपको। चलिए बताइए एकदम पहला सवाल बंद कीजिए तो क्या इटली या जर्मनी अभी किस महादेश में है? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? याद के नहीं, मैं बताओ इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, कौन चाहता था कि इसका एकीकरण न हो? ये ऑप्शन है, याद है बुलाए जाए। ठीक, वियना कांग्रेस सम्मेलन द्वारा फ्रांस के किस शासक का पुनर्स्थापना हुआ, किस वंश का? काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? जर्मन राइन राज्य की स्थापना कौन किया? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? किस व्यक्ति ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था? बैठो और पढ़ो, इतना में पासिंग मार्क आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, वो ऑब्डी है, वो ये खुला जाएगा एग्जाम हॉल में जाके। एग्जाम हॉल में जैसे पूछबे आधा क्वेश्चन तो भुला जाएगा, पता नहीं कौन बीमारी करता है। चलिए अभी यही है, तो बताइए कि जलवायु एक संस्था थी किसकी? ग्रुप की। आप तो कल आके पढ़ रहे थे, कम से कम किताबों आगे पहले पीछे वाला याद कीजिए सर, समझे? तब की में घुसिएगा जो हम लिखवाएं, कम से कम इतना क्लियर हो, नहीं कम से कम फर्स्ट डिवीजन आओ टाइम टाइम में। बताओ बिजली का संबंध किस संगठन से था? ना ना एकदम थैंक यू कॉपी ना ऐसे भी ना दो कॉपी चलिए बताइए सिडोवा का युद्ध कब हुआ? सिडोवा का युद्ध चुप रहो का बोले तो ना, ये पर्टिकुलर चलिए भी ठीक है। चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए पकड़ लेगा ऑप्शन से, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? फ्रांस की क्रांति कब हुआ?
यार तुम 9वीं क्लास के बेइज्जती करा रहे हैं काहे वाले का ठीक के लिए हम 9वीं में पढ़ ली डांस क्यों कितना हो रहा है वो 1871 है हां ना 1 2 3 चलिए बताइए आप मेटरनी का अंत कब हुआ फ्रांस के राष्ट्रगान को थी मार्शल बार कुछ पूछ लिया गरीबाल्दी पेशे से कहा था गरीबाल्दी ने किस संगठन की स्थापना किया था लाल संगठन लाल लाला लाजपत राय ने किसकी चिट्ठी लिखी थी यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था चलिए बताइए जर्मन राइन राज्य की स्थापना कब हुआ कब हीगल कौन था कहाँ के दार्शनिक था एजेंट कहाँ के था चलिए बताइए हीगल के विचारों से कौन प्रभावित था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपनी सभा कहाँ थी यूनान कब आजाद हुआ था कब आजाद हुआ एड्रियानोपल की संधि किताब के पीछे की एड्रियानोपल की संधि किस देश में हुई वहां की ऑप्शन में है इसलिए वो इम्पोर्टेंट है बोलो यूरोपीय सभ्यता के पालन भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना कौन किया था यूरोप का मरीज किसे कहते हैं टीपू सुल्तान कहाँ के शासक भारत में कौन जगह है अरे इम्पोर्टेंट है तब पूछ रहे हैं नहीं इम्पोर्टेंट पूछते मैं सुन लेता लक्ष्य और लॉ की नीति कौन अपनाया अनिवार्य सैन्य सेवा कौन लागू किया था अनिवार्य से कल आप लोगों को इंग्लिश है लेकिन आप लोग इतिहास के चैप्टर 2 उसमें जो और बातें उसके क्रांति और साम्राज्य उसको आप लोगों को याद करके ठीक है जितना याद हो जरूरी नहीं है कि पूरा एकदम चैप्टर याद कर लीजिए अगर आपकी क्षमता 5 ही क्वेश्चन याद करने के तब 5 को के ऐसे याद करो कि हम कैसे पूछते तो जवाब दे दो नहीं देखो किसी का कैपेसिटी है वो एक ही दिन में पूरा चैप्टर याद कर लेगा किसी का कैपेसिटी है पूरा से 5 में हो जाएगा तो कम से कम 5 भी अगर रोज याद करो तो आज से अभी 6-7 महीना तक के एग्जाम है 7 महीना लोग तो सबके एक 210 पर डे अगर 5 क्वेश्चन भी याद करता है तो उस टाइम तक तुमको एक सब्जेक्ट में 1000 वो क्वेश्चन याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव 1000 वो है नहीं 500-600 ऑब्जेक्टिव याद करना है और पूरे इतिहास में लो तब तो होगा ना तो 3 से 4 पे जाके खत्म 500-600 तक हो तो अगर 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पर एकदम नियम बना के याद करके हमको 3 को याद करना है तो करना है 5 को याद करना है तो करना है हो जाएगा अब रोज हम सुन नहीं सकते क्लास भी लेना है अब ऐसे ही किसी दिन 10 मिनट 15 मिनट किसी दिन पूरा क्लास है बंद करके आज क्लास ना लेके पूरा क्या कर लेते हैं जिन्हें तो कलम एक उठ थोड़ा सा पूरा सुनते रहा है एक डेढ़ बच्चा से सुने और 10 को 15 क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन एक दिन उसे कर दिया अब आपको अगर याद तो कोई दिक्कत नहीं है हम कहेंगे कि ज्ञान हम सुनेंगे तो याद करके ना कल के लिए एक दिन में याद नहीं होगा तो हम एक दिन में भी तुमको जांच लेंगे बोर्ड आपको सीधे 3 महीना में जांचने वाला है कि 3 महीना में आपका एग्जाम के टाइम पर दीजिएगा फाइनल एग्जाम दे जाइएगा तो नहीं पढ़िएगा पढ़े ना सालों पहले से आप नियम बना के करते जाइए क्लियर रहेगा फिर कोई दिक्कतें नहीं होगी लगले जैसे वो एग्जाम खत्म होगा
अगले महीने में उसका किसी में है, इसी में इस महीने में उसका है बिहार बोर्ड के, और अगले महीने में आप लोगों का कोचिंग का 6 माही टेस्ट है। तो तैयारी एकदम दबा के रखिए, ठीक। अब आइए चैप्टर पर, थोड़ा सा बच गया है हम लोगों को मुख्य रूप से आज जो हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके थे कि 1954 में जेनेवा समझौता हुआ, और इस समझौते के बाद वियतनाम दो भागों में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी हो चिन मिन की सरकार, और दक्षिणी वियतनाम में कौन था? तो पूंजीवादी बाओदेई की सरकार, नियो दिन दियम की सरकार, ठीक। तो वो प्रधानमंत्री में था, उसको आज पढ़ना है हम लोगों को। तो ये जो चीज याद रखना, कल हम लगता है शायद हम गलत बोल दिए। दिवेन वियन फुह जो है व्यक्ति नहीं है, स्थान है। नियो दिन दियम जो है वो प्रधानमंत्री है। हमको लग रहा है कि कल हमें वियन वियन फुह बोल दिए थे प्रधानमंत्री की जगह, ठीक ना। तो अपन हम सब ट्राई वेंडर लाइन देखते रहना, नाम है इधर उधर जैसा है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग आज के जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले आज के जो लेक्चर है, इसमें पूरे तरह से वियतनाम के गृहयुद्ध पढ़ेंगे। कल हम लोग कंबोडिया और लाओस के गृहयुद्ध देखे, अमेरिका के हाथ था। आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ के वियतनाम के, चैप्टर खत्म। और वियतनाम में भी हाथ किसका रहेगा? उसी का रहेगा, ठीक है। देखिए, जेनेवा समझौता के बाद तो वियतनाम दो राज्यों में बट चुका था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार हो चिन मिन की, दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार बाओदेई की, ठीक। अमेरिका के समर्थन मिला। जेनेवा समझौता में ये कहा गया था, ये कल बताए थे कि 1956 के मध्य तक अगर वियतनाम चाहे तो चुनाव करके और पूरे वियतनाम के एकीकरण कर सकता है। ये दोनों में तय हो चुका है, ये मतलब जेनेवा समझौता में ये बात कही गई थी, ठीक। उसके बाद एकीकरण किया जा सकता है, और उसी समय से वियतनामी जनता एकीकरण के पक्ष में आवाज उठा रहा था, एकीकरण करना चाहता था, और इसका ज्यादा प्रभाव था उत्तरी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम के जनता का पूरा समर्थन था कि दक्षिणी वियतनाम के साथ एकीकरण कर लिया जाए, लेकिन दक्षिणी वियतनाम के हालात गड़बड़ था, वहां पे शांति नहीं था। हो चिन मिन अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सफल रहा, लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम है वहां पे बाओदेई की सरकार शांति स्थापित करने में चूक गया। और 1960 में दक्षिणी वियतनाम में भी वियतनाम की स्थापना की गई, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय मुक्ति सेना कहते हैं, यानी कि वियतनाम को मुक्त कराने के लिए। कौन होला? दक्षिण होला, गठन के काम हुआ वहीं पे, ठीक। और यहाँ पे सरकार के विरुद्ध ये लोग हिंसात्मक संघर्ष शुरू किया, यानी लड़ाई झगड़ा सब हो रहा सरकार के खिलाफ। कहाँ ये सब घटना हो रहा है? दक्षिणी में। उत्तरी में शांति है, कोई दिक्कत वहां पे भी नहीं है, ठीक। 1961 तक स्थिति एकदम बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि वियतनाम में आपातकाल की घोषणा करना पड़ गया। और आपातकाल लगता है तो जनता के जो भी अधिकार होते हैं लगभग उनका वो छीन लिया जाता है, कुछ अधिकारों को छोड़, ठीक। तो ऐसी स्थिति हो गई 60 से 61 के बीच में कि आपातकाल लगाना पड़ा, और वहां पे गृहयुद्ध शुरू हो गया। दक्षिणी वियतनाम के लोग और दक्षिणी वियतनाम के सरकार दोनों के बीच चल रहा है लड़ाई, और जब अपने देश के लोग अपने में लड़ते हैं तो उसको गृहयुद्ध। दक्षिणी वियतनाम में सारी घटनाएं घट रही है, और सब इसीलिए घट रहा है क्योंकि यहाँ पे पूंजीवाद है, और पूंजीवाद है के साथ साथ यहाँ पे अमेरिका के समर्थन वाला सरकार है, अमेरिका का प्रधान है। ये सब है। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद को प्रभाव को रोकना चाहता था, इसलिए तो लाया था एक सरकार बाओदेई की। 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर दिया। नंबर काम हो रहा है यहाँ, हो रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो भी घटनाएं घट रही थी उसमें एक चीज और था, बाओदेई की सरकार हटने का मतलब है कि पूंजीवादी प्रभाव कम होना, और अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं था। तो पूरा दोष डालेगा केकरा पर? उत्तरी वियतनाम, उस पे दोष डालेगा, श्वेत पत्र जारी करेगा, कहेगा ना कि जितना भी चीज है उसमें में केकर हाथ है? उत्तरी वियतनाम के। और उत्तरी वियतनाम में केकर सरकार है? ये बात कब कहा जाता है? 1961 में, जब दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल लागू किया गया है, आपातकाल की घोषणा हुई है, उस टाइम पे अमेरिका एक
श्वेत पत्र जारी, शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी करता है कि दक्षिणी वियतनाम में शांति को खतरा है, और इस खतरा का जिम्मेदार कौन है? उत्तरी वियतनाम की सरकार, वही सबको फंसाया है। वैसे भी करना था 56 का, 56 में तो हुआ नहीं एकीकरण के लिए। बात तब क्या गया था 1956 के मध्य तक। अब बात यहाँ गया 1960-61, तो नियम के अनुसार नहीं हो पाया है, इसको मौका मिल जाएगा। उसके बाद देखो सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया लेकर हो ची मिन्ह की सरकार को, और 1962 के शुरुआत में अमेरिका ने अपना 4000 सेना भेज दिया कहां? दक्षिणी वियतनाम में मदद के लिए। अमेरिकी सेना 4000 अमेरिकी सेना कहां गया है? दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में हो रहे आंदोलनों को दबाने के लिए, और जो हो ची मिन्ह की सरकार है उसको गिराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ठीक भेज दिया। यहाँ पे कौन सा जगह? सौगान के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दक्षिणी वियतनाम भेजेगा, वहां पे एक जगह था सौगान, यहीं पे फ्रांस के सेना के भी फंसा कर रख लिया था, सब मारा था पीट के, तो सौगान भेज दिया। वास्तविकता यह थी कि नियो दिन तियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। इसमें उत्तरी वियतनाम के कोई हाथ नहीं, हो ची मिन्ह के कोई हाथ नहीं है। हाथ था यहाँ पे सब किसका? नियो दिन तियम, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री बाद में राष्ट्रपति भी बनता है। दक्षिणी वियतनाम। तो ये व्यक्ति का जो तानाशाही शासन व्यवस्था था, जो अपने मर्जी से शासन व्यवस्था चला रहा था, इसके अत्याचार से वहां की जनता तंग आ गया था, और इसलिए वो लोग भावदाई खत्म बताए थे कि उनको सरकार में पूरा कहानी है। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के समर्थन से बाओदई की सरकार बन, ठीक, बाओदई को मतलब समझो एक तरह से राष्ट्र काम कौन करेगा उसके साथ मिलेंगे? प्रधानमंत्री। वो कौन था? नियो दिन तियम, ठीक। तो नियो दिन तियम सरकार चला रहा है, और इसका जो पूरा शासन व्यवस्था वो कैसा है? तानाशाह से भरा हुआ। उसके बाद ये भी राष्ट्रपति बनता है। तो इसकी जो शासन व्यवस्था है वो इसी का नाम है, ठीक है। कैसे भारत में भले हम लोग की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, लेकिन सरकार का पूरा संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार से तो इसके शासन व्यवस्था से तंग आ चुका था वहां की जनता, और इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। वियतनाम के जो गठन किया गया वो इसके खिलाफ किया गया। पूंजीवादी साम्यवादी को मामला था ही नहीं, मामला था इसके शासन व्यवस्था। और अमेरिका को फायदा यहाँ पे इस बात का फायदा उठाया कि नहीं, सब उसके वजह से हो रहा है, वो ची मिन्ह और उत्तरी वियतनाम की वजह से हो रहा है, और वहां पे शांति को खतरा रहने से पता जारी कर इतना चीज है। रियलिटी क्या है तुमको पता है? पता चल गया क्यों लोग वहां के आंदोलन कर रहे हैं, क्यों सरकार से लड़ रहे हैं, क्यों गृह हो रहा है, क्यों बात कर लगा, इसकी वजह से। लेकिन अमेरिका किसको पकड़ लिया? उत्तरी वियतनाम और वहां की सरकार में जो कि हो ची मिन्ह उसे पकड़। इस टाइम पे हम तुम लोग को पीछे बताए हैं जिनेवा समझौता जो भी पढ़ाए थे, उत्तरी वियतनाम तो वियतनाम जो भाग बटा था उसी टाइम पढ़ाए थे तुमको हुआ आंदोलन। और ये एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसको हुइन फुशो नाम के व्यक्ति इसको नेतृत्व कर रहा था, बताए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? नियो दिन तियम के सरकार ने ये जो बौद्ध जनता बौद्ध धर्म के मानने वाले, इन लोग की स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोग आत्मदाह कर रहे हैं, मतलब खुद से आग लगा के चल रहे हैं, इससे शासन व्यवस्था से तंग आकर के, और इसीलिए हुआ आंदोलन भी चल रहा था, ठीक। यहाँ तक क्लियर? तो ये चीज हो गया था। इसी को लेकर 1963 में सेना ने भी विद्रोह कर दिया। दक्षिणी वियतनाम के सेना ने भी दक्षिणी वियतनाम में विद्रोह कर दिया, और नियो दिन तियम को पकड़ के, और सरकार को याद रखना चाहिए अगर आप तानाशाही करेंगे तो कितने तानाशाह करे। अब जैसे नियो दिन तियम के मृत्यु हुई, इसकी हत्या की गई, दक्षिणी वियतनाम में तख्ता पलट गया, यानी अब वहां पे सेना मारा है, कब्जा कौन करेगा? सेना। यानी आगे यहाँ पे सैनिक शासन, ठीक। तो सैनिक शासन की सरकार का स्थापना हुआ। लेकिन जब ये सरकार में आया, ये भी एक रिवॉल्यूशन बन गया, है ना।
हमने जॉब लेने से पहले करते हैं कि बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे, या चुनाव लड़ने से पहले सब पता है कि हम बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे, और जनता हमेशा इसी उम्मीद में जिताता भी, बाद में वो भी उसी थाली के चट्टा बट्टा निकलते हैं। तो यहाँ पे सैनिक सरकार तो आई, लेकिन ये भी प्रतिक्रियावादी था, मतलब इसी के जैसा ही थी। तो सरकार तो बदल रहा, सरकार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मगर वहां के लोगों में, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वियतनामों का सरकारों के साथ संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सब घटना कहाँ हो रहा है? दक्षिणी वियतनाम में। ठीक, आगे देखिए फिर क्या होगा। 5 अगस्त 1964 अमेरिका इस सब बात से कहा कि युद्ध का मौका है, सब कल धल के तोड़ उत्तरी वियतनाम के, और आक्रमण कर दिया कहाँ? उत्तरी वियतनाम। ठीक, ये सारी चीजें चल ही रही थी। 63% कहानी भी देख लिए, देखो यहाँ पे देखिए 63% कहानी देख लिए। न्यू इंडिया खत्म, मतलब एक जो सरकार चला रहा था, एक बात सुन जाता अमेरिका को व्यक्ति खत्म। आज इसको तो मन में गुस्सा ही करेगा। वियतनाम में वो हाँ तो वहां पर आक्रमण करेगा, इधर करेगा कि देखो कहानियां पकड़ नहीं रखी। न्यू इंडिया मर गया, क्यों मरा? क्योंकि इसका शासन व्यवस्था खराब था, जनता पर। लेकिन अमेरिका का कहा है कि नहीं, दक्षिणी वियतनाम में जो भी हो रहा है कौन कर रहा है? उत्तरी वियतनाम की वजह से हो रहा है, सबके लिए कौन जिम्मेवार है? जैसे एक आदमी मरा तो इसको आएगा दूसरा। ठीक, उसने कहा क्या? अटैक कर दिया कहाँ? उत्तरी वियतनाम। 1964 63 में न्यू इंडिया मरा, 64 में अटैक कर दिया। कहानी अब क्लियर हुआ तुमको? सबसे बड़ा टेंशन ये मत लेना, सीधे तो देने वाला सुन में कहां ना है, कहां ना है बताएगा तब इलाज करी। ठीक, डॉक्टर भी जाके कल इतना देगा कि हमारा मन ठीक ना, डॉक्टर इलाज कर पाएगा? बताएगा तो ना कि क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। पार्टी रहेगा तो ठोक देगा, नंबर तो आगे दे सेगा थे कि नहीं? तेरा इस बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक, अब देखो तो आक्रमण कर दिया और उत्तरी वियतनाम के कुछ सैनिक अड्डों को अमेरिका तबाह कर दिया। अब जैसे ही काम किया, उत्तरी वियतनाम में कोई चीज है साम्यवादी, रूस कैसन है साम्यवादी, चीन कैसन है, सब बगल में है, तो ये सब पार्टी लेगा किसका? उत्तरी वियतनाम के। अभी 64 91 नहीं है, सिर्फ युद्ध अभी चल रहा है। तो अमेरिका को रूस और चीन धमकी दिया, चेतावनी दिया, लेकिन अमेरिका पे तो कोई असर नहीं, वो लड़ाई चलते रहा। ठीक, अमेरिका द्वारा शुरू किया गया युद्ध चल रहा था, काफी हिंसक और यातनापूर्ण। देखेंगे आगे कैसे, कल बता दिए एजेंट ऑरेंज, नापाम, माइलीगांव की घटना। माइलीगांव तो खैर दक्षिण वियतनाम में होगा, अभी फिलहाल ये सब उत्तरी वियतनाम में। ठीक, ये सब चीज चल रहा था। इस युद्ध में खतरनाक हथियार, एकदम लेटेस्ट युद्ध के एडवांस, उसके बाद टैंक, बम वर्षक विमान, इन सभी का प्रयोग किया गया। टिकरा पर, उत्तरी वियतनाम पर। कौन किया? अमेरिका। रासायनिक हथियार, जो कल हम लोग बताया एजेंट ऑरेंज, नापाम, इन सभी को, फास्फोरस बम को, सब का इस्तेमाल किया। इतना ही इस्तेमाल किया था कि कहा जाता है कि 1967 तक अमेरिका वियतनाम पर इतना बम गिराया, इतना बम गिराया कि उतना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड पर नहीं गिराया। इतना बड़ा बड़ा देश, विकसित देश, जितना बम नहीं गिराया एक दूसरे पर, उसका से जाते हैं यहाँ। तो यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतनाम और वियतनाम समर्थन दक्षिणी वियतनामी से भी, इसलिए तो मैं लोग घटना हो गया। दक्षिणी वियतनाम में तो कुछ लोग थे जो पूंजीवाद को नहीं मानते थे, लेकिन उसी क्षेत्र में थे तो उनको रहना पड़ा, तो समर्थन करते थे साम्यवाद के। प्लस में यहाँ पे जो वियतनाम की स्थापना किया गया था दक्षिण वियतनाम में, तो अमेरिका वालों ने उत्तरी वियतनाम को तो सीधे मारा। दक्षिणी वियतनाम में जो वियतनाम संगठन था और जो भी उसके समर्थक, उन सब से भी उनको भी पीटा। माइलीगांव की घटना देखी है, निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दिया जाता था, कल की घटना पढ़ाए हैं। ठीक, उनकी औरतों और उनकी लड़कियों के साथ पहले सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनको मार के
अब आज पूरे गांव में आप लगा देना। ये सब दक्षिणी वियतनाम वाला क्षेत्र। दक्षिणी वियतनाम में क्यों कि आप वियतनाम है, आप उत्तरी वियतनाम के समर्थन वाला है लेला भी आइए। क्या थी? हाँ मैं भी नाम तो नहीं देखते ये सब। अभी जितना ही बता रहे थे उत्तरी वियतनाम में कैसे इन्हें ऊपर लड़ाई हो नहीं रहा है, ये सब उत्तरी वियतनाम में। और यहाँ से जो बता रहे हैं यहाँ से पूरा यहाँ तक जो बात है ये सब दक्षिणी वियतनाम में। ये जितना भी यहाँ से घटना हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की घटना तो सब दक्षिणी वियतनाम है। जहाँ को अपन सेना रख रहा है, हथियार रख रहा है, जहाँ से निश्चित में हर तरह के षड्यंत्र को सफल बना रहा है। कंबोडिया में भी जब भेजा था तो कहाँ से भेजा था? यही से ना बस सेना भेजा था। इन्हें से जा रहा था, उन्हें उत्तरी वियतनाम बुला रहा था और उसको भी नहीं छोड़ा। ठीक 1967 तक अमेरिका वियतनाम पर इतना बम बरसाया जितना कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी इंग्लैंड के विरुद्ध भी बम नहीं बरसाया था, उससे भी ज्यादा वो देश को मार के तबाह कर दिया। ठीक तब समझो कि कीड़ा मकोड़ा जैसे मसले और हालात इतने बिगड़ गए थे ना इन लोगों कि अब इन लोगों की लड़ाई पूंजीवाद साम्यवाद शासन की नहीं, अब लड़ाई थी अपने अस्तित्व में, अपने राष्ट्र की रक्षा तबाह कर देगा। आगे देखो क्या होता है। अमेरिका की इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। छोटा सा देश में इतना बम गिराना, इस तरह से यातना पूर्ण काम करना और वो एजेंट और नापाम जैसे हथियार का प्रयोग करना, इस बात का अंतर्राष्ट्रीय लोग दुनिया भर में लोग इसकी आलोचना करने लगे गलत, शक्तिशाली से मतलब ये ऐसे नहीं। यहाँ तक कि उसके देश के लोग जो पहले उसका समर्थन करते थे वो भी इसके खिलाफ। देखो यहाँ एक दार्शनिक हुआ करता था, ये अंडरलाइन कर लेना, पीछे क्वेश्चन है देखिएगा। रसेल नाम के उसने एक अदालत लगाया और कहा कि वियतनाम में जो भी युद्ध हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, उस सब के लिए कौन दोषी है? अमेरिका। ये रसेल ने बोला था। ठीक अब देखते हुए पीछे यहाँ क्या वियतनाम में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी युद्ध हो रहा है, उस सब के लिए जिम्मेवार कौन है? अमेरिका। ये कौन बोला था? रसेल, जो कि एक दार्शनिक था। ठीक तो उसको अंडरलाइन कर लो, किताब में भी पीछे का से क्वेश्चन है ना, है ना है इसे कैसे किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए करार दिया? रसेल। इससे करिए आगे देखो तो यहाँ पे उसको बताया। इसके अलावा इसका अमेरिका का आर्थिक जल्दी जल्दी देखते अमेरिका के आर्थिक स्थिति पर भी परिणाम देखने को मिला। युद्ध चल रहा है, कौन भटक रहा है? कौन फ्री में तो आ नहीं रहा, युद्ध में तो पैसा खर्च होता है। अमेरिका को प्रति वर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर, इतना डॉलर 2 से 2.5 अरब डॉलर रुपया खर्च हो जाना चाहिए, इतना एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया। और इस कारण से अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया था, डमाडोल हो गया, कमजोर होने लगा था। तो अमेरिका भी अंदर अंदर परेशान था, वो भी चाह रहा था कि यहाँ पे बंद करें क्योंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर हो रहा था। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य भी गिर रहा था। अभी सबसे ऊपर मुद्रा में किसी का मूल्य अमेरिकी डॉलर का, और बाजार में मूल्य बढ़ता और घटता है, इससे इकोनॉमिक से खत्म होता है, आगे बढ़ता है। अभी आप लोग ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, 11th में के आगे ग्रेजुएशन से वहां कैसे घटता बढ़ता, ठीक तो उसका मूल्य गिर रहा था, ये भी उसके लिए चिंता का विषय था। लेकिन अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। सवाल था यहाँ अमेरिका के पास, बेचारा कुत्ते जाल में फंसा है, अगर पीछे हट जाएगा तो दुनिया भर में मजाक बन जाएगा कि वो छोटा सा देश से ही नहीं सामना कर पाए, वो सामने का सरेंडर करना पड़ गया। इधर से अंदर से हालत भी खराब है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। आज अगर बिल्कुल अपसी हुए था कि बगली में रुपया है ना, चल गई ससुराल, साली मंगले पार्टी, अब साली गेल से गेल 4 ऊपर सखी हो गए, ठीक अब उस सब बड़का होटल में घुस गए, अब खैले जाए थे। अब बगली की हालत खराब है, इसमें में हमारा पसीना छूट रहा है, लेकिन कहना सका कि मत खा, बेइज्जती हो जाती, इज्जत की बात है। अब खाए का पैसा कहां से दी, वो समस्या की बात है। वो वाला स्थिति में चला अमेरिका की, ऐसे स्थिति में कभी कोई फंसा है? हम फंसा है, साली के नहीं, एगो बड़का भैया, ठीक मेरा भाई के दोस्त है,
अब उनका शादी के टाइम था तो कैमरा वैमरा करने के लिए नीरज सर गए, बात किए। रेस्टोरेंट उन्हीं का था। हम लोग तो भूख लगल था तो हमने 3 जन थे तो खाना के लिए ऑर्डर दे दिए। अब वो आ रहा के हुए थे तो कहे कि आ रहा है तब तक तुमने रुको वहीं का अपना रेस्टोरेंट है, हमने का अपना एक रूम में अपन जाकर बैठा हो खाना बनेगा तो खाओगे फिर तब क्या के का करना है कैसे करना चाहिए। खाना बन ही रहा था कि उसी दौरान हुआ गए पैसा मेरे पास था नहीं, नीरज सर के पास है ना, एक मेरा मसेरा भाई फिर से किसी के पास हम फोन के बन बोली कि कितना चाहिए, हम बोले कि 3 आदमी के तो 1000 रुपए तक खर्चा होता है, 700 मांगे भेज दी। अब हुआ 3-4 जन, अब उसी टाइम खाना हो गया तैयार, आ गया बुलावे कि खाना आपका तैयार है, तो बोले कि हम लोग भूख लगल है चला खाए, खाते जा रहे हैं आज बस ना छूट रहा है, भैया कुछ पुलिस ना है तो नहीं का होता, लेकिन खाते जा रहे हैं आप पूरा मंगवा के खिया है, हम टेंशन में इतने पैसे है हम कहां से भैया से तो मांग नहीं सकते हैं कि भैया पैसा दो, अब फसल है मेरा में खा रहे और टेंशन में कब आए, उनका खाल पहले ही हो गया तो चल गए बाहर मैं के लिए अब हम खटिया खाली वाले पूछ के तना हो रहे लगभग 3000 का करना चाहिए पैसा हमारी 7,800 भले ऑपरेटर से मांगे वहां से के बाद 3000 मांगो तो कुछ है मैंने हम कमाए थे तो पार्टी कर ले हालत खराब भले पूछ ही दिया ना कि से भैया आ जाता भैया दिल खा लिया साहब हां जाओ जैसे ही बोलते हैं आजकल होली के बाद कन्हौली जाएगा ना जहां सर्वेरा खत्म होता है तो वहां से तनी सुना गई पट्टी ग्रीन रिसोर्ट नाम के होटल है क्या है ग्रीन रिसोर्ट जो है ना वो है उनका ठीक अब जाके जान आई चला फिर अपन बहन के जांच ले पैसा देता कल की ना देता भरे के फोन के लिए मैया ऐसी से फंस गई इतना बात सुन लिया से ऐसा स्थिति में फंसे हैं वही स्थिति के बेचारा अमेरिका के इधर से आर्थिक स्थिति कमजोर है पीछे हट भी नहीं सकता है फसल है ऐसे खास करके जीजा लोग फंस जाते हैं साली के चक्कर में ससुराल खैर हमारे साली सब भैया के जो है ऊपर वृद्धि करना है आज तक ऐसा परिस्थिति में नहीं फंसे आप पहले से हम तैयारी कराते हैं वहां से के लिए तक कैसे व्यवस्था करना है बिना 5-10 हजार ले बगल में तो ससुराल जाने वाले रहने प्लस में को भैया के मिनी बैंक है कहते हैं भैया हम ससुराल नहीं तो तैयार रहिए भैया फंसा दे सब पता है अगर फंसा दी मिनी बैंक के बाद में हिसाब होते रहेगा ट्रांसफर कर लेगा बहन के बोलते थे कि ससुराल जाए तैयार रहिए अब भैया के बोलते थे कि थोड़े ससुराल होगा थोड़े साली है थोड़े साला तुम जो रेडी रहिए 4% तैयारी करके तब जाते हैं सामान लेके देखो ये चीज हो गया तो ये तो इज्जत के बात था तो समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और युद्ध को अमेरिका जारी रखा युद्ध तो चलेगा चल रहा है चलने दूसरी तरफ वियतनाम में पूरे तरह से देखो तो यहाँ पे इसके हालात ये हो गया था कि ये साम्यवाद पूंजीवाद शासन व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि लड़ किसके लिए रहा है अपने अस्तित्व के लिए और अपने राष्ट्र के सुरक्षा के लिए दक्षिणी वियतनाम में जो घटना अपना सुरक्षा खुद करना था अमेरिका को भरोसा करने लायक नहीं और जितना बमबारी किया जा रहा था लोगों अब लोगों के पास से क्यों पाया था पहले इससे निपटो बाद में अपना आंतरिक मामला हम देखेंगे ये वियतनाम में लड़ाई किस लिए हो रहा है अपने अस्तित्व के लिए और अपने राष्ट्र के सुरक्षा के लिए फिर यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं भी इसमें अब शामिल होने लगी हालात ऐसा आ गया क्योंकि अपना अस्तित्व बचाना था अपना राष्ट्र की रक्षा करना था वो अपने बच्चों को पीठ पर बांध लेती थी आप फुल पैंट शर्ट पहन के या बंदूक लेकर युद्ध में अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए वियतनाम की महिलाएं नीचे पैर देखो ठीक बंदूक लेकर के शामिल हो गई
और नहीं तो अगर बंदूक लेके युद्ध में नहीं शामिल होती थी तो जो वो चिनमिन मार्ग था भूलैया मार्ग, तो अमेरिका के पहले ही मार्ग पर पड़ा कोई रास्ता क्या पता नहीं चला था करने तो ऐसे कहां भागे। इतना नौका में रोड था ना, गलिए गलिए करके, जैसे समझे बाजार कर जाता कैसे पटना में चल जाओ कहीं बाजार में, इतना में गलिए तो गलिए में कर हो जाएगा। हमारे दादी के मायके है मीठापुर, वहां जाते हैं तो एगो चाचा के घर यहाँ है, 5 गो चाचा के घर उनसे कुछ दूरी पर है। अब वो गली ऐसा है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल है, इसको कौन वहां ले जाके छोड़ दे वापस नहीं आ पाए, कोई में भुला जाएगा, इतना गली है वो। अगर चल्लू के जाता है, चल्लू के एक बार ले जाके छोड़ देते हैं, नहीं आ पाएगा। यहाँ से जाते हैं ना, खास करके चाची सब मम्मी सब जाती है ना, वो भेंट करके जाती है, उधर से आती है ना तो पता नहीं सही चल नहीं करने जाए, तेरे साथ जाता है चाचा के कोई भी भाई बेटा चाहे बेटी जो है वो साथ जाता है लाने और ले जाने के, कैसे नहीं जा सकता है। और उसने मारे कौन, वो चिमनी मार बुलबुलैया अमेरिका की परेशान करके कर देता था। तो कुछ महिलाएं तो युद्ध में सीधे लड़ रही है, कुछ महिलाएं क्या करती थी कि जैसी बम गिरा के रोड पे बर्बाद किया, नहीं महिलाएं सब मिलकर के रोड के मरम्मत, रोड को फिर से कर कितना कितना बात करता है तो मरम्मत कर देती थी। इसके अलावा इस टाइम पर प्राचीन महिलाओं को भी याद करेंगे और महिलाओं में जोश जगाया जा रहा है, उनमें राष्ट्रवादी भावना जगाया जा रहा है। और उस टाइम पे वहां पे महिला की कहानी चलता था, जिनको देवी की तरफ पूजा भी जाता था, महिला का नाम है त्रिआयु। अगर सवाल पूछे कि वियतनाम में किस महिला को देवी की तरफ पूजा जाता था, कौन है? त्रिआयु नामक महिला को पूजा जाता था। और इन लोगों की कहानी सुना सुना कर में भावनाओं को जगाया जाता था। जैसे हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनते हैं ना, रोटा खास करके लड़कियों की खड़ा हो जाता है कि हम भी रानी लक्ष्मीबाई बने, बिल्कुल उसी पर जीवन में तुमको बेहतर करना है तो लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, अभी हमारे लिए द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा सिंह पाटिल, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ऐसे कितनी सारी महिलाएं, लता मंगेशकर, गायकी में ले लो तो कोई कुछ भी होता है, अपने से बड़ा का नाम लेने के लिए हमारा क्षमता है। हम इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हम उस चीज से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, संगीत से मेरा लेना देना है। और संगीत में एक सिखाया जाता है वहाँ पे बात एक मर्यादा कि जब भी अपना गुरु के नाम ले रहे हैं और वो जीवित ऐसे, यानी माफी मांगिए कि मेरी इतनी औकात न है कि मैं अपने गुरु का नाम भी ले सके, लेकिन मजबूरी है। और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो कान पड़ेगा, ये वहां सिखाया जाता है। पीटी क्लास में मर जाएगा ना, इतना डिसिप्लिन रहता है, एकदम शांति। और आज भी गुरु पूर्णिमा आने वाला है अगले महीने, गुरु जी के चरण में जैसे मूर्ति में कैसे पूजा करते हैं, फूल पत्ती ये सब चढ़ा के आरती उतार के, वैसे हम लोग उनकी पूजा करते हैं और ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं। तो वो परंपरा वहां पे सीखने को हमको मिलता है। तो आज हमारे देश में ऐसे कई सारी महिलाएं जिनसे सीखना है। देखो अमेरिका में रोजा पार्क्स के अकेले फिर गई रंग के खिलाफ, ऐसे बहुत सा हाथ उतार देगा और पूरा सिस्टम बदलवा के रख दी। वहां पे नागरिक अधिकार अधिनियम बनाना पड़ गया सरकार के, इतना बड़ा आंदोलन कर दी। तो महिलाएं कम नहीं है, बस वो अपनी इच्छा शक्ति को जगा लेता। तो यहाँ पे महिलाएं भाग ली, ठीक। हमनी के देश में भी आजादी में महिलाओं का बहुत बड़ा भाग रहा है। देखो गांधी यात्रा में देखो, अशोक आंदोलन में देखो, कितनी महिलाओं की तस्वीर साथ में ले जाएगा जो साथ में लड़ रही थी, वहां पे आंदोलन में भाग ले रही है। हमने 8th क्लास में सुनी के पढ़ाए थे पिंडालियो के बारे में, याद है? जादव नाम की बहन पिंडालियो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ में चली थी। ये सवाल भी पूछा जाए, इंशाल्लाह पूछा गया है। रानी पिंडालियो किस आंदोलन में साथ हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम, ठीक। तो ऐसा नहीं कि हमने के देश में महिला, हमने भी तो और मांगी है। इधर देखिए, हाँ आ रहा है अगला चैप्टर, टेंशन ले आराम से, एकदम से शांति से और एक एक लाइन करके उसको पढ़ेंगे। हाँ एकदम आराम से 10 दिन के वो क्लास चल जाऊंगा, है कि वो आपको आज के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप यूपीएससी यूपीएससी तक जाते नहीं, उस चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना उसमें जानकारी है अगर सब बात याद है तब। अब देखिए 1968 के प्रारंभ में वियतनाम ने अमेरिका शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटांग
पेंटागन ऊपर एक जगह है अमेरिका के, वहीं पे धावा बोल गया कौन, वियतकांगो ने, जो उत्तरी वियतनाम है, वियतनाम में या सीधे वियतनाम को, वियतनाम में जो वियतकांग नाम का संगठन बना था, वियतनाम पीस बल जो भी है, ये जो संगठन वहां पे था वो धावा बोल गया था अमेरिका की जगह है ठीक पूरी पेंटागन में, और अमेरिकियों को काफी क्षति पहुंचाई, तहस नहस कर। इन धावों से यह स्पष्ट हो गया कि वियतनाम के हौसले अभी भी बुलंद है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। और ये भी स्पष्ट हो गया था कि वियतनामियों को जो भी आवश्यकता की चीज जिसको हम रसद करते हैं, हथियार, खाना पीना जो भी पहुंचाना है, वो किस रास्ते से पहुंचाया जाता था, हो ची मिन्ह मार्ग से। और ये साबित हो गया था कि अमेरिका कितना कर ले हो ची मिन्ह मार्ग को तबाह वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो टूटता था, ये लोग बना देता। ठीक, कितना बमबारी करके इसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाया। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, और इसमें कई सारे कच्ची पक्की सड़कें लगी निकली हुई थी, तो समझ में आता था करने बन जाते हैं। बताया हुआ यही रास्ता है तुमको, ये पूरा ये देखो, ये हो ची मिन्ह मार्ग है, ठीक ना। तो देखो यहाँ से शुरू हुआ उत्तरी वियतनाम से, लाओस नाम के जगह से आई, फिर लाओस में घुसा, उत्तरी वियतनाम से कहाँ घुसा, लाओस में, यहाँ से लाओस से घुसा, और लाओस से शुरू पागल समुद्र, लाओस में मीना समझे, लाओस दिख रहा है तुमको, यहाँ से रोड शुरू हुआ, दिख रहा है बुआ बुआ को, ये रोड यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ से ये सड़क शुरू हो करके ऐसे ऐसे करके कंबोडिया में घुसा, और कंबोडिया से हो करके सीधे यहाँ दक्षिणी वियतनाम। देखो यहाँ से डायरेक्ट दक्षिणी वियतनाम में नहीं घुस रहा है, ऐसे घूम के, और एक अगल बगल में देखो कितना सड़क निकला दिख रहा है। फिर यहाँ से ही रोड निकल के मिला है, हाई रोड है, ऐसे 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 ऐसे, यानी इतना नहीं, ये मेन है, ये जो टाइप पड़े ये मेन है, बाकी इसमें छोटा छोटा रोड है, जिसमें कुछ कच्चा रोड और कुछ पक्का रोड है। अमेरिका की यही समझ में आता था कि रोडवा कौन करने से कहां जाता है। आप यहाँ पे है, वो यहाँ से घुस के चला जाएगा, क्या कर लीजिए, आप यहाँ रेलवे से घुस के घूम जाएगा, क्या कीजिएगा, इतना न रोड था कि आप एक पर रोक लगा ही नहीं सकते। तो ये तो हो गया था एकदम निश्चित हो गया था, लोगों को पता चल गया था कि अमेरिका ना तो इन लोगों को, वियतनामियों को पीछे कर सकता है, ना हो ची मिन्ह रोड को बर्बाद कर सकता है। इन दोनों में इनकी हौसला बुलंद है, हराना तो बहुत ही कठिन काम है। अमेरिका सैकड़ों बार इस रोड को तबाह कर चुका था, लेकिन जैसे ये तबाह करता था, लोग तो बना देते थे, बना लेते थे, और इस तरह से इस चक्कर में, इस रोड को बर्बाद करने के चक्कर में अमेरिका ने लाओस, कंबोडिया जैसे क्षेत्र पे भी आक्रमण किया, लेकिन रोड को बर्बाद न कर पाया। अब लाओस पे अटैक करेगा, कंबोडिया पे करेगा, आज में लड़ाई कर वियतनाम से, तो हमारे देश में करेगा, तो हम थोड़ा सा लड़ेंगे, करेंगे। देखा लड़ाई 3 दिन से हो गया, लाओस भी लड़ेगा, कंबोडिया भी लड़ेगा, और वियतनाम भी लड़ेगा, तो 3 तरफ से क्या हो गया, बेचारा 3 तरफ से फंस गया युद्ध में। 3 देश एक दिन में बेचारा अकेले, एक दिन अभी यहाँ अकेले तो नहीं सकते, हम पटक सकते, लेकिन 2 गोले से मिल जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से का फंसा दिया। अब अमेरिका कहा कि ये हो इज्जत बाद में, अब शांति वार्ता करो, अब अंततः अमेरिका को झुकना पड़ता है, वो अपना यहाँ पे शांति वार्ता के लिए तैयार रहता है, उसके लिए कुछ शर्त लाता है, शर्त है आगे देखना है, ठीक, और शर्त लाने की प्रयास करता है, और इसी को लेकर के 1968 में पेरिस में शांति वार्तालाप, शांति समझौता भी होता है। इसका शर्त क्या था आगे तो देखेंगे, किताब के बगल में बॉक्स बना के हमको दिया गया, ठीक, कि अमेरिका का शर्त क्या था, विकास। दूसरे 1968 के वार्ता सम्मेलन में अमेरिका की क्या शर्तें थी, यही शर्त है ना, यहाँ तीन दिख रहा है ना, यही, ठीक। अमेरिकी हट के कारण ये जो शर्त है वो लोग मानने को तैयार नहीं, वियतनामी ने मानने को तैयार है, तो 6 महीने तक ये तो एक ही जगह अटकते रहोगे, आगे बात बढ़ ही नहीं रहा है। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, तो फिर हम अपनी सेना हटाएंगे, और अमेरिका करा कि पहले सेना हटाओ, फिर बमबारी खत्म करके, इस तरह के बात चल रहा है। आना आने के पहले
इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतनाम की सरकारों की गठन की घोषणा कर दिया। वहां पे सरकार बना लिया अपने। वियतनाम में एक मुक्त क्षेत्र है, तो वियतनामियों ने वहां पे क्या कर लिया, वियतनाम के दक्षिणी वियतनाम की एक जगह कौन है, यहाँ पे बताया गया शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम की एक जगह पर वियतनाम की सरकार की घोषणा कर दिया। और जैसे ही घोषणा किया रूस ने इसको मान्यता दे दिया, अपनी सरकार को मानते हैं। लीजिए, जैसे ही माना, यहाँ पे वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक जिनको कहा जाता है, हो ची मिन्ह की इसी दौरान मृत्यु हो जाती है। और समस्या, क्योंकि उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति तक का संघर्ष आह्वान किया था, संघर्ष जारी रहा। हो ची मिन्ह के सपना पूरे वियतनाम के एकीकरण, अब इनके सपने के लिए था। अब देश के समझो तो वहां के गांधी, अब इनकी बात कैसे न माना जाए। और अच्छी बात हम तो कभी करके एक अच्छी बात थी, एक बढ़िया योजना था। ये संघर्ष को हो ची मिन्ह की मृत्यु के बाद भी जारी रखा गया। और जारी रखने के दौरान ही तो हम तो बता ही दिए थे कि हालात ऐसा हो गया था कि अमेरिका के लोग भी अमेरिका के क्या कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। देखो होगा अमेरिका के असफलता और वियतनाम के एकीकरण होगा। हालात इतने खराब हो गए थे कि अब अमेरिका के लोग भी अमेरिका के बुराई कर रहे थे। वहां की जो फिल्म है हॉलीवुड, इसलिए के बॉलीवुड, ठीक, दुनिया के बॉलीवुड कहते हैं, उधर दक्षिण भारत में टॉलीवुड आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हॉलीवुड अमेरिका के फिल्म इंडस्ट्री के नाम है। अब तक हॉलीवुड में जितना भी फिल्म बनता था उसमें अमेरिका को सही और हिंद चीन क्षेत्र वाले को गलत दिखाया जाता था। लेकिन अब अमेरिका को गलत और हिंद चीन क्षेत्र के लोगों को सही दिखाया जाने लगा था। अमेरिका के फिल्म वहीं के फिल्म में ये चीज हो रहा था, यानी वहीं के लोग अब इसके खिलाफ हो गए थे। दूसरी तरफ सरकार भी बदल गया था। यहाँ पे राष्ट्रपति निक्सन चुन के आ गए थे चुनाव जीत के। और यहाँ के ऊपर सबसे बड़ा समस्या यही था, राष्ट्रपति निक्सन कहाँ के है, अमेरिका है, ठीक। तो इसके ऊपर एक जिम्मेवारी था कि वियतनाम की समस्या है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, हटाओ, ठीक। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा था। इस समय माइली गांव की भी घटना घट गई थी, इससे और लोग इसके खिलाफ हो गए थे। दुनिया भर के देश और उसके देश के भी लोग इसके खिलाफ हो गए। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगा और राष्ट्रपति को मजबूर हो गए निक्सन को शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा करना पड़ा। अब पूछेगा अगर सवाल कि राष्ट्रपति निक्सन का 5 सूत्री योजना क्या था, तो आपको 5 यही लिखना है। तो यहाँ आपको पप्पा करके लिख दिया है, 1-2 की जगह पप्पा लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे देखो, एक था हिंद चीन के सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर आए, मतलब लड़ाई ना करे। निक्सन 5 सूत्री समझौता रहता है, जिसमें पहला था कि हिंद चीन के जो भी सेना वहीं पर रुक जाए और आक्रमण ना करे, चाहे वहीं स्थिर रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, यानी हम नहीं करेंगे, अंतरराष्ट्रीय कुछ देश को ये जिम्मा दिया जाएगा। कैसे कल पढ़े थे भारत और पोलैंड की मिल के अपना और वहां पे वार्तालाप करवाता है कि ये लड़ाई बढ़ रहा है, कम करा। उसी प्रकार से यहाँ तो देख करेगा कि कोई नियम को तोड़े नहीं। उसके बाद इस दौरान अगर कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है तो ये चीज सही नहीं रहेगा। यानी जब ये समझौता चल रहा हो, शांति वार्तालाप, तो इस टाइम पे ना तो अमेरिका अपना शक्ति बढ़ाएगा, हथियार सेना बढ़ाएगा, ना तो हिंद चीन क्षेत्र वाले सरकार। ये राष्ट्रपति निक्सन 5 को शर्त लाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति लाया किसके लिए, उत्तरी वियतनाम के लिए। शर्त नहीं है, 5 सूत्री यहाँ पे एक तरह के ये भी शर्त ही है, ठीक। वो लेकर के आया है कि इसके तहत ही समझौता होगा। ये अमेरिकी शर्त है, पहले वाला यहाँ बॉक्स वाला बताए हैं, ये बॉक्स वाला हम यहाँ लिखे हुए हैं, तो यहाँ है, ठीक। बोले थे ना कि अमेरिका की कुछ शर्त था, तो उस शर्त के कारण 6 महीना तक वार्तालाप अटकले रह गया। वही 3 को शर्त है, ठीक है ना। और ये राष्ट्रपति निक्सन 5 को जो लाया था, पंचसूत्री समझौता या शर्त जो भी कहो, अमेरिका के राष्ट्रपति ये नियम लाया है, ठीक है, हम थोड़ा सा समझौता करेंगे, लेकिन पहले 5 चीज मानो। 5 पहला, जहां जेकर सेना वहीं रुक जाए। दूसरा, इसका निगरानी अंतरराष्ट्रीय संगठन के कुछ देश मिल के बनाया जाएगा, वो करेगा। तीसरा, इस दौरान कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, यानी हथियार सेना अपना नहीं बढ़ाएगा। चौथा, युद्ध और देखा फिर लड़ाई शुरू हो जाएगा।
अभी हालात में ना था कि करे, हालात इसका रद्दी है, अब नहीं करेगा, अंत है कर। अब समझौता होगा और वियतनाम के एकीकरण होगा, क्लास खत्म होगा। देखो चौथा का था युद्ध विराम के दौरान कोई भी लड़ाई नहीं होगा, एकदम बंद, मतलब बंद, कोई किसी से नहीं करेगा। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य है हिंद चीन में जो संघर्ष चल रहा है उसको पूर्णतः खत्म करना, अंतिम फैसला लेना। यही 5 सूत्री समझौता है करने के कारण राष्ट्रपति निक्सन के, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक, ये वाला 3 को शर्त पता है क्या था? पहले करार ने समझौता नहीं हो पा रहा था। पहला था जो वियतनाम की स्वतंत्रता को लेकर के, दूसरा अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में रहेगा इस बात को लेकर के, और तीसरा वियतनाम संघर्ष करेगा तब वियतनाम दक्षिण वियतनाम में तांग मचेगा, बमबारी जारी रहेगा। अमेरिका का पहले तो स्वतंत्र नहीं होगा, दक्षिणी वियतनाम को मिलाया नहीं जाएगा, ये अमेरिका का है। जब तक वियतनाम संघर्ष करेगा हम बम फटेंगे, इसीलिए सम्मेलन नहीं हुआ था। आई निक्सन पहले ही आया था ये, ठीक ना? और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी ना वो जिसका तस्वीर तुमको दिख रहा है निक्सन, हां आपने से बम गया था नहीं, उसके पहले कोई और था, उसका अभियान नहीं था। ठीक, समझना है कि अमेरिका का है कि वो अलाउ रहा निक्सन के पहले जो राष्ट्रपति था ना, वो कहा कि हम समझौता करेंगे लेकिन नोट शर्त, क्या चीज शर्त है कि दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता को लेकर के बात कर किया, फिर अमेरिकी सेना के क्षेत्र में रहेगा इस बात को लेकर के, और ये 3 को शर्त निक्सन के पहले के राष्ट्रपति लेके आया, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक, वो लेके आया, और इस कारण से वार्ता सम्मेलन नहीं हुआ। फिर अमेरिका में चुनाव हुआ, राष्ट्रपति हटा, उसकी जगह कौन आया? निक्सन। और निक्सन ने 5 सूत्री समझौता है जो कि ये वाला है, ठीक, और इस तहत अब समझौता होना, क्योंकि ये एक हद तक सही, युद्ध ये सब खत्म हो जाएगा, निगरानी कोई और करेगा, कोई शक्ति नहीं करेगा, तो सब पे मंजूर था, अब पूर्णतः इसको खत्म करना ही संभव। ये नियम आया, और इस नियम के बाद शांति प्रस्ताव को तो ऐसे कहा जा रहा है कि अस्वीकार कर दिया गया, नहीं माना गया, और फिर से बमबारी शुरू, लेकिन अमेरिका का पता अब हमको अपना सेना वापस बुलाना पड़ेगा, और निक्सन के पास तो यही जिम्मेवारी था कि जल्द से जल्द हिंद चीन में जो चल रहा है उसको खत्म करो, पूरा सरकार में ये लगाए, वहां के लोग भी खिलाफ, तो लंबा नहीं चलने वाला था। फिर से निक्सन 8 सूत्री योजना लाता, 5 से नहीं मानता है, तभी 8 बताता है, 8 को यहाँ बात नहीं किया गया है, वियतनामियों को इसे भी खारिज कर दिया, 8 सूत्री समझौता को भी नहीं माना, 5 सूत्री को भी नहीं और 8 सूत्री को भी नहीं माना। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने लगे, अगर चीन हमारे साथ के आ जाए तब शायद काजनी मान जाएगा। 24 अक्टूबर 1972 को उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हुआ। अब समझौता होगा कब? 1972 में, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। मामला अटक रहा था, मुद्दा है, अटक जा रहा है, फिर अटक जा रहा है, तो 72 में भी किया जा रहा है, बैठा एक साथ, लेकिन फिर सफल नहीं हो पाया, वियतनाम ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक, इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से भी ज्यादा है। जब नहीं माना 1972 में भी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम के जो वियतनाम है वो समझौता के लिए नहीं माना, अमेरिका फिर बम बरसाया, और अब की इतना बम की उतना तो हिरोशिमा में परमाणु बम नहीं गिरा, उसका प्रभाव जितना नहीं रहा उससे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? इस बार जो बम गिरा रहा है वियतनाम में अमेरिका उसका, लेकिन ये लोग हट मर जाएंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। अभी तो उसी की सरकार है, वही नहीं गिराएगा। इस बमबारी में हनोई ये भी बेचारा बर्बाद हो गया, लेकिन वियतनामी डटल है, वो शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, पूरा हमारा शर्त मानना पड़ेगा, हमारा देश में हम तो शर्त नहीं मानेंगे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के लिए समझौता जाके कहिया कौन कर आया सर, ठीक अक्सर मिलके करवाएगा, अमेरिका सब आपको भी मिलेगा, और यहाँ पे इसमें था कि 60 दिन के अंदर सेना वापस चला जाएगा, अमेरिका के युद्ध पूर्णतः खत्म हो जाएगा, और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम अपना समझौता करके एकीकरण कर लेंगे, और इस तरह से 1975 में जाकर के
एकीकरण होता है वियतनाम में। पूछे उत्तरी दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण कब हुआ? 75। या खाली पूछे कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1977 में जाके इन लोगों का एकीकरण होता है। अब रह गया कि युद्ध में खर्च कितना हुआ बस। अब देखिए इतना लंबा युद्ध चला, लगभग 70 साल ये युद्ध चलते रह गया, ठीक संघर्ष चला। और इसमें मुख्य रूप से लड़ाई जो है जब अमेरिका शामिल हो जाता है तो देख रही है फ्रांस कहां फेंका पता ना है, कहिया कहां फेंका के पता चला कहीं नाम रहा है। जिस दिन से अमेरिका घुसा, फ्रांस ब्रिटेन गिल्ला जापान गिल्ला, लड़ाई सीधे किससे चल रहा है? और ये लड़ाई सब किस लिए चल रहा था? क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था। अगर शीत युद्ध न रहता तो न पिटाता। देख ले कैसे दो बड़का देश लड़े थले तो शीत युद्ध में भूख न ले, लेकिन छप्पन कैसे लात थले है की हालत खराब कर ले। ये सब शीत युद्ध की वजह से हो रहा है, पूंजीवादी और साम्यवादी स्थापना को लेकर। ठीक, तो ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में कहा जाता है कि 9,855 करोड़ डॉलर रुपया खर्च हुआ उस टाइम पर। और इसमें सबसे अधिक खर्च किसका हुआ? अमेरिका का कौन दुबई पर टकरा था। लगभग अमेरिका के 56,000 सैनिक मारे गए और लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुआ। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारा गया। अमेरिका के 48,000 हेलीकॉप्टर, 3,000 और उससे भी अधिक टैंक बर्बाद हो गए, सब तहस नहस किया गया युद्ध में। ठीक, इतना की बर्बादी हुआ। और इस सब में देखो तो युद्ध के तो एक ही परिणाम होता है, धन जय की बर्बादी। युद्ध से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। नुकसान हुआ, अमेरिकी साथ को भी गहरा आघात पहुंचा, पूरे हिंद चीन में पूरी तरह से असफल रहा, दुनिया में मजाक के पात्र बन गई। जब जब इतिहास पढ़ा जाएगा इसका मतलब ये काहे लग गया था रे, अंत में तो लाते जूता खा के आया। ठीक, अंत उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटाना पड़ा, वापस बुलाना पड़ा और सभी देश को यहाँ पे संप्रभुता और अखंडता को अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा, उसको स्वतंत्र करना पड़ा। और उसी के साथ ही का खत्म हुआ मंडे का ऑब्जेक्टिव।